हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका ऋतिक सर। चैनल है ये कंपटीशन वाला का और आज हम करने वाले हैं माइंड मैप सीरीज की शुरुआत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट का एग्जाम बड़ा पास आ चुका है और जैसे जैसे एग्जाम पास आता है एक चीज जिसकी टेंशन बढ़ती जाती है वो होता है रिवीजन। और रिवीजन के टाइम पर अगर कोई ऐसे नोट्स, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे एकदम शॉर्ट टाइम में क्विक रिवीजन हो जाए और चैप्टर पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाए तो क्या ही बात है, मजा ही आ जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके लिए एक माइंड मैप सीरीज जिसमें हर चैप्टर को बिल्कुल छोटे छोटे कंसाइज छोटे छोटे लेक्चर्स की फॉर्म में 40 से 45 मिनट में रिवाइज कराया जाएगा। यहां पर मैं सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, जो टर्म्स आप पढ़ते हैं किसी चैप्टर के अंदर, जितने भी टर्म्स आपने पढ़ी हैं, जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही में मैं आपको यह भी बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर कि इस चैप्टर में से कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है, जिनसे नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, या जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ताकि आपको यह भी पता लग जाए कि किस किस चैप्टर के किस पोर्शन की वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस आप एक बार चैप्टर पूरा ब्रशअप कर लेंगे बहुत क्विकली। सेकंड, सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएंगे। एंड थर्ड, आपको यह पता लग जाएगा कि जिस भी चैप्टर की हम बात कर रहे हैं उन चैप्टर्स में कौन कौन से पोर्शंस ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जो कि हमारे लिए नीट के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे नीट में क्वेश्चन आएगा। तो आज बच्चों मैं बात करूंगा आपसे पहले टॉपिक की, केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट या फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मोल कॉन्सेप्ट वैसे तो केमिस्ट्री का आलू कहलाता है और हर चैप्टर के साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में ये चैप्टर इंडिविजुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनके उभरा है। और पिछले 5-6 सालों से आप देख रहे हैं कि हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, ठीक है ना। हर साल नीट वाले इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहे हैं और एक क्वेश्चन मिक्स करके पूछ रहे हैं। दैट मीन मोल कॉन्सेप्ट को समझना, मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूले इतने सारे हैं। इसलिए अगर मोल कॉन्सेप्ट को हम ऑर्गेनाइज कर दें और हम ये देख लें कि हमने इसमें क्या 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 पढ़ा था, कितनी कितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, वो सारी की सारी चीजें एक बार में हमारे लिए बड़ी काम की हो जाएंगी, बड़ी यूजफुल हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली देखो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या? मोल कॉन्सेप्ट एटम के, मैटर के मेजरमेंट का हिसाब किताब है। इस चैप्टर में आप मैटर के अमाउंट का मेजरमेंट करते हैं। इस चैप्टर में आप लोग मैटर के अमाउंट का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अमाउंट का जब मेजरमेंट करते हैं तो अमाउंट का मेजरमेंट की शुरुआत होती है मैटर की सबसे छोटी यूनिट से, जिसका नाम है एटम। एटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है, मैटर एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एटम का क्योंकि बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, इनफैक्ट आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जिससे एटम देखा जा सके, तो एटम को नापने के लिए, उसका वेट नापने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। और ये एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास क्या होता है? ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ अ C12 एटम। मास ऑफ अ C12 एटम। सारी की सारी कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद ये निकल के आता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, जो कि एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। जो कि एक्चुअली किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो एक्चुअली जो 1 AMU होता है वो बेसिकली एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास को हम लोग 1 AMU कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रोटॉन का जो मास होगा वो भी 1 AMU कहलाएगा और एक न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो भी 1 AMU कहलाएगा। AMU डिफाइन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास पढ़ने के लिए, एटम का मास निकालने के लिए, ठीक है। एटम का मास 3 तरह से डिफाइन किया जाता है, आर्म, राम और गाम। आर्म होता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। आर्म होता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता है? आर्म बराबर होता है मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये होता है किसी भी एलिमेंट के आर्म का फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आर्म ऑफ ऑक्सीजन लिखना है, तो आर्म ऑफ ऑक्सीजन होगा मास नंबर 16 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास हमें पता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आर्म निकल आया, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को आर्म ऑफ नाइट्रोजन निकालना है
तो वो होगा 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस तरीके से हम लोग आम निकालते हैं, ठीक है। राम, अगर मैं इस 1.67 इन 10⁻24 को 1 AMU कह दूं, इस पूरी क्वांटिटी को इफ आई कॉल 1 AMU, तो राम बराबर हो जाएगा सिंपली मास नंबर के बराबर, मास नंबर। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मास नंबर इन AMU, मास नंबर इन AMU, ठीक है, मास नंबर इन AMU। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को राम लिखना हो तो राम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 16। राम ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 14। आप इसे 16 भी बोल सकते हैं, 16 AMU भी बोल सकते हैं, आप इसे 14 भी बोल सकते हैं, 14 AMU भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है गाम। गाम इज ग्राम एटॉमिक मास, गाम इज ग्राम एटॉमिक मास, और ये होता है मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। 1 मोल आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। गाम की जो वैल्यू होती है वो राम के बराबर होती है, बस यूनिट इसकी ग्राम होती है। जो गाम की वैल्यू होती है वो राम के बराबर होती है, इसकी बस यूनिट जो होती है ना वो यूनिट ग्राम होती है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा गाम ऑफ ऑक्सीजन, तो आप वैल्यू वही लिखेंगे जो आपने राम में लिखी थी, 16। बस यहां पर AMU की जगह क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। और 16 ग्राम का मतलब ये एक एटम का मास नहीं है, ये 1 मोल एटम का मास है। कितने का मास है, 1 मोल एटम का मास है, ठीक है। कहीं पर 1 मोल एटम रखे थे ऑक्सीजन के, तो उनका मास 16 ग्राम आया है। ऐसे ही गाम ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम का मतलब होता है बेसिकली, क्या मतलब होता है ग्राम का, ग्राम का मतलब होता है बेसिकली आप मोल्स में डील कर रहे हैं। किस में डील कर रहे हैं बेटा, मोल्स पर डील कर रहे हैं, ठीक है ना मेरी बात। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स। इसके बाद क्या आता है, मॉलिक्यूल्स। एटम से जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और एटम्स क्योंकि बेचारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे H और H जुड़े और इन्होंने मिलके H2 बनाया, O और O जुड़े, इन्होंने मिलके O2 बनाया, ठीक है, इन्होंने मिलके O2 बनाया, ठीक है। Cl के 2 एटम जुड़े, इन्होंने मिलके Cl2 बनाया। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं H2O2 Cl2 जिनके अंदर दोनों एटम्स या जितने भी एटम्स लगे हैं वो एक जैसे लगे हैं। इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ये है प्योर एलिमेंट्स, क्योंकि इनके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे 1 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के लगे, इन्होंने CO2 बनाया। 2 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन का लगा तो इन्होंने H2O बनाया, ठीक है। ऐसे जो एलिमेंट्स, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक से अलग तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक से ज्यादा तरह के एटम्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग कंपाउंड्स। कई बार बच्चे पूछते हैं सर मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मॉलिक्यूल एलिमेंट्स का भी और कंपाउंड्स का भी बेसिक पार्टिकल है। अब मॉलिक्यूल की शक्ल देख के हमें कैसे पता लगेगा कि वो एलिमेंट का है या कंपाउंड का है, ऐसे अगर उसके अंदर सारे एलिमेंट एक जैसे हैं तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, अलग अलग एलिमेंट है तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे आपने एक एटम का मास निकाला एटॉमिक मास, ऐसे ही किसी मॉलिक्यूल का मास निकाल लेंगे तो मॉलिक्यूल का मास कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, एक सब्सटेंस में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जोड़ दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेट अस से CO2, तो इसमें कार्बन का 1 एटम मौजूद है, इसका 12, ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद हैं इंटू 16, याद आएगा निकल के कितना 44 AMU, या फिर सिंपली 44, या फिर सिंपली 44। और अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को, जब हमने 1 मोल एटम का मास निकाला था तो हमने उसे गाम बोला था। 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को हम लोग मोलर मास बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। जब एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मास ऑफ 1 मोल CO2, वैल्यू वही रहेगी जो एक एटम की आई है, बस AMU की जगह ग्राम लग जाएगा। वैल्यू वही रहेगी जो एक एटम की आई है, बस क्या लग जाएगा? ग्राम लग जाएगा। ठीक है, AMU हटा देंगे, ग्राम लगा देंगे। जैसे O2 का पूछूं मैं आपसे, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 32, लेकिन अब एक मोल लगा है, AMU की जगह ग्राम आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो किसी मॉलिक्यूल के एक मोल का मास जो होता है वो मोलर मास कहलाता है। एक मोल एटम का मास ग्राम कहलाता है, एक मोल मॉलिक्यूल का मास मोलर मास कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। बात मोल की चल रही है बार बार, मोल मोल मोल, में क्या चीज है भाई? जिस तरीके से एक दर्जन में 12 एंटाइटीज होती हैं, जोड़े में 2 चीजें होती हैं, ऐसे ही अगर कहीं पर 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज रख दी जाए तो हम कह देंगे कि वहां पर एक मोल एंटाइटीज रखी है। मोल का बेसिकली केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं होता। मोल इज बेसिकली अ मैथमेटिकल टर्म। ठीक है, कि कहीं पर भी अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज रखी हैं तो उसे हम लोग एक मोल बोल देंगे। जैसे कहीं पर अगर इतने एटम्स हैं तो मैं कह दूंगा कि एक मोल एटम्स हैं। कहीं पर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो मैं बोल दूंगा एक मोल मॉलिक्यूल्स हैं। किसी के पास इतने रुपए हैं तो मैं बोल दूंगा उसके पास एक मोल रुपए हैं। किसी के सर पे इतने बाल हैं तो मैं बोल दूंगा उसके सर पे एक मोल बाल हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो एक मोल का मतलब सिंपली 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक, केमिस्ट्री में जब आप मोल से डील करते हैं तो केमिस्ट्री में हम 3 तरीके से मोल निकालते हैं। या तो वो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा, या फिर वो हमें गिवन वेट दे देगा, या फिर वो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP दे देगा। ये 3 तरीके के फॉर्मूले वो हमसे मोल में लगवाएगा। अगर मोल देके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ पार्टिकल देके मोल पूछेगा तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, गिवन वेट देके मोल पूछेगा तो मोलर मास से डिवाइड कर देना है, और मोल देके गिवन वेट पूछेगा तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ गैस STP पे देके मोल पूछेगा तो हम सब जानते हैं कि एक मोल गैस जो होती है वो STP पर 22.4 लीटर घेरती है, तो 22.4 लीटर कर देना है, और इनटू इसे कर देना है 22.4 लीटर अगर मोल देके उसने वॉल्यूम पूछा हो STP के। ये होता है मोल की कैलकुलेशन का वाई डायग्राम। इस पर आधारित क्वेश्चंस आप लोग खूब सारे कर चुके हैं, सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद हैं, केवल एक बेसिक रिवीजन है। मोल पे रिवीजन और इस पर क्वेश्चन करने के बाद हम आते हैं किसी कंपाउंड की कंपोजिशन के ऊपर, और कंपाउंड की कंपोजिशन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट की मास परसेंट। जैसे कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मॉलिक्यूल है लेट अस से CO2 का, या लेट अस से ले लेता हूं मैं H12O6 का, ग्लूकोज का ले लेता हूं, और मैं निकालता हूं मास परसेंट ऑफ C इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन की मास परसेंट मुझे कैलकुलेट करनी है। क्या होगा? ये होगा एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। देखो कार्बन के कितने एटम है इसमें? 6, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 12, एटम्स हैं 6, ये हो गया कार्बन का टोटल मास। ठीक है ना, कार्बन का टोटल मास अपॉन इस मॉलिक्यूल का टोटल मास है 180 इंटू 100, ये आ गया 72 इंटू 100 अपॉन 180, या फिर 40%। यानी इस कंपाउंड के टोटल वेट का 40% कार्बन से आया है। इस कंपाउंड के टोटल वेट का 40% कहां से आया है? कार्बन से आया है। और फिर मास परसेंट के थ्रू ही हम लोग जाते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले आर्टिकल पे। मास परसेंट के थ्रू ही हम लोग जाते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले आर्टिकल। किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 प्रकार का होता है केमिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर। एम्पेरिकल फॉर्मूले का क्या हिसाब किताब है? आपको सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल बताता है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स में सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स होते हैं उनका सिंपल रेशियो बताएगा। ये आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा, रेशियो बताएगा। एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा, रेशियो बताएगा।
और रेशो क्योंकि कई सारे कंपाउंड्स में एक जैसा हो सकता है, रेशो कई सारे कंपाउंड्स में एक जैसा हो सकता है, इसीलिए ये कई सारे कंपाउंड्स के लिए सेम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज, इन तीनों के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH2। तीनों में ही कार्बन is to हाइड्रोजन is to ऑक्सीजन 1:2:1 होता है। तीनों में ही कार्बन is to ऑक्सीजन is to हाइड्रोजन is to ऑक्सीजन 1:2:1 होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली आपको बताता है किस एलिमेंट के कितने एटम मौजूद हैं। जैसे HCHO में कार्बन का एक ही एटम मौजूद है, लेकिन ग्लूकोज में 6 एटम मौजूद है। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो यूनिक होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक कंपाउंड का एक ही होता है, ऐसा नहीं होगा कि आप चेंज कर लोगे। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अमोनिया को रिप्रेजेंट करता है तो वो NH3 ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको NH3 की जगह N2H6 लिख दोगे या N3H9 लिख दोगे तो वो अमोनिया बना रहेगा। नहीं, जो CO2 को रिप्रेजेंट करता है वो CO2 ही रहेगा। मतलब हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक कंपाउंड का, हर एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिक होता है। ठीक है, फिर आप लोगों ने किए थे इसके ऊपर टेबल बेस्ड न्यूमेरिकल। आप लोग इसमें टेबल बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं और टेबल बेस्ड न्यूमेरिकल करके क्या करते हैं, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। इसमें आप लोग ये सीखते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, मोल कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी गैसेस के लिए यूजफुल कॉन्सेप्ट है, गैसेस के क्वेश्चंस आप लोग इसके ऊपर करते हैं। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। कंपेयर करते हैं हम किसी भी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से। खास बात यह है कि जितना भी मेजरमेंट होता है ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। मतलब जो टेम्परेचर और प्रेशर आप हाइड्रोजन के लिए मेंटेन करेंगे वही टेम्परेचर और प्रेशर आप गैस के लिए भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट केवल गैसेस के लिए यूजफुल होता है और ये केवल यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, इस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होती। कई बार बच्चे इस फॉर्मूले को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, मोलर मास ऑफ गैस बाय 2, लेकिन ये फॉर्मूला एक्चुअली यहां से आया है। ओरिजिनल फॉर्मूला इसका डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है। डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है, इसीलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके ऊपर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ देयर आर सम कंसंट्रेशन टर्म्स विच आर इन्वॉल्व। कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली किसके लिए इन्वॉल्व होती है? आप जब स्टाइशियोमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं, आगे जब आप स्टाइशियोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो रिएक्शन सॉल्यूशन में होती हैं, जो रिएक्शंस किस में होती हैं? सॉल्यूशंस में होती हैं, उनके लिए आप लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। उनके लिए आप लोग क्या पढ़ते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती हैं ये उन क्वेश्चंस में यूज होंगी जहां पर आपको स्टाइशियोमेट्री करना होगा और सॉल्यूशंस में आप डील करेंगे। 3 तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने डिफाइन की हुई है। कुछ टर्म्स होती हैं मोल बेस्ड, कुछ टर्म्स होती है परसेंट बेस्ड और कुछ टर्म्स होती है मिसलेनियस। इसमें जो मिसलेनियस टर्म्स होती हैं बेटा, इनकी बात आप लोग करते हो लिक्विड सॉल्यूशन में, इनकी बात हम लोग यहां नहीं करते। इनकी बात अपन लोग करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। बाकी टर्म्स को यहां यूज भी करते हैं, यहां इनकी बात भी करते हैं। एक बार एक क्विक रिवीजन फटाफट से फॉर्मूलों का। मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल। किसी भी स्पीसीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो होगा उसके मोल अपॉन टोटल मोल, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, है ना।
क्विक, एक बस जस्ट एक क्विक रिकैप है फॉर्मूलों का, ठीक है ना, क्विक रिकैप है फॉर्मूलों का। परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट भी लिक्विड हो तो वॉल्यूम नापना आसान होता है, जब सॉल्यूट भी लिक्विड हो तो वॉल्यूम नापना आसान होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। और तीसरा होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। ये 6 तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, 6 तरह के कंसंट्रेशन टर्म से आप लोग डील करते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, निकालने को भी आई हुई हैं, आई ये भी हैं, लेकिन इनसे आप लोग लिक्विड सॉल्यूशन में डील करेंगे। यहां आपको मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में आपको यहां पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये इनको आपको रिवाइज करना है, ये आपको याद होने चाहिए, दिमाग में आपके रहने चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है बेटा इसमें स्टाइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। स्टाइशियोमेट्री क्या होती है? स्टाइशियोमेट्री होती है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें एटम्स बैलेंस्ड हो लेफ्ट और राइट साइड। क्वांटिटेटिव स्टडी मतलब कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट मिलेगा, कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट मिलेगा, विद हाउ मच रिएक्टेंट यू विल गेट हाउ मच प्रोडक्ट। 3 तरह के प्रॉब्लम्स इसमें बनते हैं। पहला सिंगल रिएक्टेंट प्रॉब्लम्स, यहां पर आपको एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और दूसरे के बारे में पूछेगा। वो आपको ए की इंफॉर्मेशन देके सी पूछ सकता है, ए की इंफॉर्मेशन देके बी पूछ सकता है, बी की इंफॉर्मेशन देके डी पूछ सकता है, सी की इंफॉर्मेशन देके ए पूछ सकता है। एक रिएक्टेंट और सिंगल इंफॉर्मेशन। इस कैटेगरी में आती है कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की क्वेश्चन। इस कैटेगरी में मेजरली आपसे पूछेगा कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चन। जितने भी कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चन फंसेंगे वो इस कैटेगरी के अंदर फंसेंगे, सिंगल रिएक्टेंट प्रॉब्लम से फंसेंगे, जिसमें आपको एक रिएक्टेंट के बारे में देगा और बाकी क्वेश्चन के बारे में पूछेगा। ऐसे केस में आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ बी अपॉन बी इज इक्वल टू मोल ऑफ सी अपॉन सी इज इक्वल टू मोल ऑफ डी अपॉन डी। जिसके मोल आपको दिए और जिसके मोल पूछे उन्हें आपस में इक्वेट कर दें। जैसे आपको बी और सी के दिए हैं तो ए और डी को ओमिट कर दें, इन दोनों को इक्वेट कर दें। ए और बी का क्वेश्चन हो तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, सी और डी का हो तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, ए और डी का हो तो इन्हें इक्वेट कर दें। क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाया करता है। फिर वो पूछता है लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम्स में क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रॉब्लम्स की खास बात ये होती है, इसमें आपको वो दोनों रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन देगा। इसमें वो आपको दोनों रिएक्टेंट्स की क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ रिएक्टेंट्स इज गिवन। दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेगा। ऐसे केस में आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट और एलआर रिएजेंट which consumes completely in the reaction। जो पूरा खत्म हो गया, जो पूरा खत्म हो गया, जो बचा ही नहीं, और जो पूरा खत्म हो गया जो बचा ही नहीं, उसके बाद रिएक्शन होगी ही नहीं, उसके बाद रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है ना। आपके पास पेन की 50 बॉडीज हैं और 30 ढक्कन हैं। इन्हें मिला के आप केवल 30 पेन बना सकते हैं। 50 बॉडीज हैं, 30 ढक्कन है, तो आप केवल 30 पेन बना सकते हैं। बाकी के 20 बॉडीज खाली बच जाएंगी। तो 30 कैप्स पहले खत्म हो गई, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएंगी, और ये जो बच गई ये कहलाएंगी एक्सेस रिएजेंट। क्या कहलाएंगी? एक्सेस रिएजेंट। हमें सर क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है? आप ये रेशो कैलकुलेट करेंगे, मोल ऑफ ए अपॉन ए और मोल ऑफ बी अपॉन बी। ये रेशो जिसके लिए छोटा होगा वो एलआर कहलाएगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। और जैसा आपने इस एग्जांपल में देखा कि पेन कितने बने, ये कैप ने डिसाइड किया क्योंकि कैप पहले खत्म हो गई थी। तो इसमें जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो उस केस में आप सिंपली क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट
बराबर मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, तो बराबर मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो लिमिटिंग एजेंट पहचानना आना चाहिए। एक बार आप लिमिटिंग एजेंट पहचान गए, कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे। फिर आपसे वो क्वेश्चन में ये पूछेगा कान आपके कहां खड़े होंगे, जब दोनों रिएक्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दे। 3 मोल ए ने 5 मोल बी से रिएक्ट किया, तुरंत समझ जाइए लिमिटिंग एजेंट की बात कर रहा है। अगर वो आपसे कहते 3 मोल ए ने 5 मोल बी से रिएक्ट किया, तो तुरंत समझ जाइए किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है लिमिटिंग एजेंट की, ठीक है। और आपने एक बार लिमिटिंग एजेंट आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वो आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है। खूब सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी आए हुए हैं। लास्ट में आता है परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसी साल क्वेश्चन आया था इसके ऊपर नीट 2022 में। आप एक रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट लेके आए, आप एक रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट लेके आए, इस रिएक्टेंट के सैंपल का वेट लेटर से W ग्राम है ना, ये आपका रिएक्टेंट है ए, है ना। अब इसके अंदर क्या है, W1 ग्राम तो ए है, और W2 ग्राम क्या है, वो इंप्योरिटी है। तो जब आप इसको रिएक्शन में डालोगे, जब आप इसको रिएक्शन में डालोगे, तो ये तो आपको प्रोडक्ट बना के देगा, लेकिन इंप्योरिटी आपको कुछ भी बना के नहीं देगी ना, इंप्योरिटी आपको कुछ भी बना के नहीं देगी। इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जितना रिएक्शन आप करवा रहे हो, जितना रिएक्शन आप करवा रहे हो, जितना अमाउंट आप सैंपल का लेके चल रहे हो, उतना अमाउंट एक्चुअली रिएक्शन नहीं करेगा। और इसी पर इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 100 ग्राम 90% प्योर CaCO3 है, 100 ग्राम 90% प्योर CaCO3 है, और मैं आपसे पूछूं कि आपको इससे बनने वाली CO2 निकालनी है, आपको इससे बनने वाली क्या निकालनी है, CO2 निकालनी है। कितनी CO2 बनेगी? तो मेरे पास सैंपल भले ही 100 ग्राम है, लेकिन ये प्योर CaCO3 का वेट नहीं है, ये प्योर CaCO3 नहीं है, ये वो CaCO3 नहीं है जो रिएक्शन करेगा, ये वो CaCO3 नहीं है जो रिएक्शन करेगा। परसेंटेज प्योरिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100, ठीक है ना। 90% अगर ये प्योर है तो 90 अपॉन वेट ऑफ प्योर CaCO3 अपॉन 100 इंटू 100, तो यहां से CaCO3 कितना आ गया, वो आ गया 90 ग्राम। तो क्वेश्चन के अंदर हुक ये है कि भले ही आपको उसने सैंपल का वेट दे रखा है 100 ग्राम, लेकिन आप 100 ग्राम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन वाया 90 ग्राम्स, तभी आपका आंसर सही बैठेगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है इसकी, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, और मोलालिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। मोल कॉन्सेप्ट से इस साल 2 क्वेश्चन आए थे, मोलालिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था और परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम इसमें बनती है परसेंटेज प्योरिटी वाली प्रॉब्लम्स। इतना करने के बाद आप आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इतनी कहानी निपटने के बाद आप आ जाते हैं फटाफट से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कुछ लॉज हैं जो आपके सिलेबस में है, 5 लॉज हैं टोटल। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस नीट ने हटा दिया था, तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस की बात हम लोग नहीं करेंगे। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मास कंजर्वेशन। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का जितना टोटल मास जाएगा, प्रोडक्ट का उतना ही टोटल मास मिलेगा, सिंपल सी बात है, मास कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन पर नहीं लगता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास और एनर्जी आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियर पे नहीं लगता। इसके बाद आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। डेफिनिट प्रोपोर्शंस क्या कहता है, तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मतलब किसी भी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगी,
यानी अगर मैं हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो देखूं तो 2:16 1:8 के रेशियो में कंबाइन ये करेंगे, चाहे वो पानी कहीं का भी हो, नल का हो, टंकी का हो, आरओ का हो, कहीं का भी पानी हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, कनाडा का हो, कहीं का पानी हो, रेशियो यही रहेगा। लेकिन ये आइसोटोपिक कंपाउंड्स पर नहीं काम करता। मतलब अगर आप वाटर के अंदर लगा रहे हो H2O पे तो काम कर जाएगा, लेकिन मान लो आप D2O पे देख रहे हो, D2O मतलब हैवी वाटर, D2O पे काम ये नहीं करेगा, H2O पे तो करेगा, लेकिन D2O पे काम ये नहीं करेगा। इसमें H2O का रेशियो कितना आ रहा है, 1:8 आ रहा है, लेकिन इसमें H2O का निकालोगे तो D कितना होता है, 2, 4:16, ये आएगा 1:4, फेल हो गया। तो आइसोटोपिक कंपाउंड्स पे ये फेल हो जाता है, ठीक है, आइसोटोपिक कंपाउंड्स पे ये फेल हो जाता है। नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन ने दिया था ये लॉ, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट है और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, दो एलिमेंट है, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट के फिक्स वेट के साथ, एक एलिमेंट के फिक्स वेट के साथ, मैंने यहां पर हाइड्रोजन का वेट फिक्स कर दिया, मैंने क्या फिक्स कर दिया, कंपाउंड के फॉर्मूले में फिक्स है, एक एलिमेंट के फिक्स वेट के साथ दूसरे एलिमेंट का जो वेट कंबाइन करता है, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O और वेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, एक एलिमेंट के वेट के साथ दूसरे एलिमेंट का जो वेट कंबाइन करता है, वो उसका रेशियो अगर मैं लेके देखूं, उसका रेशियो अगर मैं लेके देखूं तो ये हमेशा होल नंबर रेशियो में आएगा, ये हमेशा होल नंबर रेशियो में आएगा, हमेशा। किसी भी कंपाउंड में करके देख सकते हैं, बस एलिमेंट दो होने चाहिए, CO प्लस CO2, 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन, यहां पर C कितना है, 12 ग्राम, ये है 32 ग्राम। कार्बन का वेट फिक्स कर दिया, एक एलिमेंट का वेट फिक्स करना है, कार्बन को फिक्स कर दिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में CO का वेट और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का वेट 1:2, सिंपल। ये होता है जी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस पे क्वेश्चन हमेशा ये पूछेगा, इनमें से कौन सा पेयर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस फॉलो कर रहा है, इस पे ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, दो एलिमेंट और मोर देन वन कंपाउंड, एलिमेंट दो ही होंगे इसमें, एलिमेंट दो ही होंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, एलिमेंट दो ही होंगे, एलिमेंट दो से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। चलो दो छोटे छोटे लॉज आ गए। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ कहता है कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ गैस। सिंपल सा लॉ है, PV बराबर nRT, तो V बराबर N इंटू RT बाई P। R कांस्टेंट है, मैं P और T को कांस्टेंट कर दूं तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। V इज प्रोपोर्शनल टू N फॉर गैसेस। इसका हम लोग यूज कहां करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, स्टाइशियोमेट्री में। ये जैसे अगर ये रिएक्शन लिखी है AA गैस प्लस BB गैस गिव CC गैस, तो मैंने आपको स्टाइशियोमेट्री का तरीका बताया था ना, कि जैसे आप लिखते हो मोल ऑफ A अपॉन A बराबर मोल ऑफ B अपॉन B मोल ऑफ C अपॉन C। इसी को आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ A अपॉन A, वॉल्यूम ऑफ B अपॉन B और वॉल्यूम ऑफ C अपॉन C। ये चीज आप एवोगाड्रो लॉ से लिख सकते हो, ये चीज आप एवोगाड्रो लॉ से लिख सकते हो, ठीक है ना। यू कैन राइट दिस थिंग बाय एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस, लास्ट आता है गेलो-सैक्स लॉ, और इसे अमोंटन लॉ भी कहते हैं, इसे कई लोग अमोंटन लॉ भी कहते हैं, गेलो-सैक्स लॉ और अमोंटन लॉ, ठीक है। गेलो-सैक्स लॉ क्या होता है, गेलो-सैक्स लॉ क्या होता है जी, गेलो-सैक्स लॉ होता है
किसी भी रिएक्शन में जो गैसेस होंगी जो आपस में रिएक्ट करेंगी, किसी भी रिएक्शन में जो गैसेस होंगी जो आपस में रिएक्ट करेंगी, इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा सिंपल होगा। जैसे आप इस रिएक्शन में देख रहे हो कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, या फिर भाई एवोगाड्रो लॉ आप इसको लिख सकते हो 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। भाई एवोगाड्रो लॉ वी कैन राइट दैट 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, हाँ कि ना? बिल्कुल सही है। तो अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो ले लूं तो वो आएगा निकल के 1:3। ये सिंपलेस्ट रेशियो में होता है। रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा 1.75:3.25, ऐसा रेशियो कभी नहीं होगा। सिंपलेस्ट रेशियो होगा, ठीक है, ठीक है ना? सिंपलेस्ट रेशियो होगा। तो ये थी आपकी मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर की पूरी समरी। इस समरी में हमने क्या देखा, इसमें मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स को एक बार बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, ये अपन लोगों ने देख लिया, ठीक है। नीट के लिए स्ट्राइक पॉइंट्स बोलूं, नीट के लिए स्ट्राइक पॉइंट 4 इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज बेस्ड परसेंटेज प्योरिटी पे क्वेश्चन नीट 2022 में ही पूछा गया है ना? नीट 2022 में ही पूछा गया है। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे एआईपीएमटी के पीवाईक्यूज आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। नीट 2022 में क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है इसमें एआईपीएमटी 2007 में, ठीक है ना? एआईपीएमटी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, AgNO3 और NaCl वाला। AgNO3 और NaCl की क्वेश्चन है, रिएक्शन दे रखी है और उसमें उसने आपसे AgCl का वेट पूछा है। स्टाइशियोमेट्री प्रॉब्लम है, स्टाइशियोमेट्री का प्रॉब्लम है, इसमें उसने कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया है। तो नीट के लिहाज से अगर आपको केवल इस चैप्टर में कुछ कुछ सेलेक्टिव पोर्शंस कंपेयर करने हो, तैयार करने हो, तो ये तैयार कर लीजिए। इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम हैं, ठीक है। बाकी देखिए नीट के ऊपर अपन ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसी पर क्वेश्चन आएगा, लेकिन पिछले 20 सालों के ट्रेंड को देखते हुए सन 2000 से अगर अपन ट्रेंड को देखें तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके क्रक्स पॉइंट्स नीट के। इसी के साथ आपका मोल कॉन्सेप्ट का माइंड मैप समाप्त हुआ। मोल कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको एक बेसिक रिवीजन दे दिया, मोल कॉन्सेप्ट के लिए कहानी आपकी समाप्त हुई। बाकी आप लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज में, ब्रह्मास्त्र सेशन में क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही चुके हैं, थियोरी के लिए मैंने आपको माइंड मैप दे दिया, तो दोनों को मिला दीजिए, आपका पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन जरूर होगा। एग्जाम पास आ रहा है, आपको डर भी लग रहा होगा, लेकिन डर के आगे जीत है, इसलिए जीतने के लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। मेहनत कीजिए और आप जीत जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है और ऐसी हमारी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगले चैप्टर में आपके साथ मुलाकात होगी।